कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी श्रोताओं को रमनी भौजी की ओर से नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। तो अब हमें ज़रूरी है कि अगर हम कृषि पर अगर निर्भर हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि कृषि को हम आगे बढ़ाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सही जानकारियाँ होनी चाहिए। तो चलिए, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियाँ, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसानों को जिला उद्यान विभाग की ओर से अनुदान की सुविधा उपलब्ध। कोडरमा के किसान डीप बोरिंग के लिए ले सकते हैं जल निधि योजना से लाभ। चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद GNG 1558। अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा के किसानों को जिला उद्यान विभाग की ओर से धनिया और मिर्च की खेती, शेड नेट हाउस स्थापना और छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर प्रति इकाई पर धनिया और मिर्च की खेती के लिए 40% अनुदान मिलेगा। प्रति इकाई 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर शेडनेट हाउस के निर्माण पर 50% अनुदान मिलेगा, जबकि छोटी नर्सरी की स्थापना में विभाग के लिए प्रति इकाई 8 हेक्टेयर क्षेत्र और किसानों की निजी जमीन पर प्रति इकाई 16 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50% अनुदान मिलेगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए लोहरदगा के किसान 5 नवंबर 2016 तक जिला उद्यान पदाधिकारी लोहरदगा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। झारखंड सरकार की ओर से कोडरमा जिला में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 6 इंच व्यास का डीप बोरिंग करके 1.5 हॉर्स पावर का मोटर लगाया जाएगा। प्रति इकाई योजना लागत 3,50,000 रुपए है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। यह योजना कृषक समूहों के लिए सभी वर्ग के किसान जिनके पास कम से कम आधा हेक्टेयर जमीन है, वे इसके लिए योग्य माने जाएंगे। विभागीय मार्गदर्शन में पानी पंचायत का गठन करके इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। समिति के सदस्यों के पास क्लस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। कोडरमा के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए 5 नवंबर 2016 तक कैंप कार्यालय, ब्लॉक परिसर कार्यालय कोडरमा में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई, रबी मौसम में तिलहन की खेती का समय शुरू हो चुका है। जो किसान तिलहन से दुगना लाभ कमाना चाहते हैं, वे सरसों फसल लगाएं और इसमें इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी पालें। इससे उपज में बढ़ोतरी होगी और पर्याप्त मात्रा में मधु भी मिलेगा। किसान भाइयों, कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि सरसों फसल में मधुमक्खी का बक्सा रखने से उपज में 20% तक की बढ़ोतरी होती है, जबकि अन्य फसलों की तुलना में सरसों फसल में मधुमक्खी का बक्सा रखने से ज्यादा शहद इकट्ठा होते देखा गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य के किसान रबी तिलहनी फसल सरसों में मधुमक्खी पालन करके दोहरी कमाई कर सकते हैं। सरसों की खेती और मधुमक्खी पालन, ये दोनों कृषि के दो ऐसे अवयव हैं जो एक दूसरे के लिए संपूरक कहा जा सकता है। सरसों की खेती में मधुमक्खी बक्सा को रखने से सरसों की उपज में, उसकी पैदावार में 20% तक की वृद्धि देखी गई है और उस सरसों के फूल से जो मधु उत्पादन होता है वह भी बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से किसान भाई सरसों के साथ साथ मधुमक्खी का से बक्से से मधु उत्पादन कर, जो इटालियन बीकीपिंग बोलते हैं, इटालियन मधुमक्खी पालन द्वारा दोहरा लाभ कमा सकते हैं।
रबी दलहनी फसल चना की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का है। किसान भाई, आप यदि चना की खेती करना चाहते हैं तो इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद GNG 1558 या GNG 1581 लगाएं। रबी दलहनी फसल चना की बुआई में 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद का चयन करें। चना का लगाने के समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर टाइम रहता है और उन्नत प्रभेद है GNG 1558, 1581, काग 2, JG 14, उज्ज्वला, पूसा 372, KWR 108, KPG 49, HK 94-134 ये चना की उन्नत प्रभेद है और लगाने के समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर उचित समय रहता है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो फल और पत्तियों को छेद करने वाले कीटों से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेत में भुरकाव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। किसान भाइयों, हमें आपको देनी है और सारी भी जानकारियां, मगर उससे पहले हमने लेते हैं एक और छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि अगर आप फ्रेंच बीन लगाए हुए हैं तो फ्रेंच बीन में बहुत सारे कीट जो हैं वो लग जाते हैं और इसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि वे कौन से कीट हैं। जानकारियां हमें नहीं रहती हैं उसके बारे में। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने फ्रेंच बीन लगाया है तो उनमें कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसका प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारियाँ। हमारे झारखंड में फ्रेंच बीन की खेती व्यापक तौर पर होती है। इसे स्थानीय भाषा में लोग फरस बीन कहते हैं। इसकी बाजार में मांग बहुत अधिक है, परंतु इसकी तुलना में इसका उत्पादन कम है। फ्रेंच बीन की खेती में अन्य फसलों की तरह कुछ समस्याएं भी आती हैं, जिसमें कीट की समस्या प्रमुख है। इसमें मुख्यतः रबी और गर्मा के मौसम में दीमक का प्रकोप होता है। बरसात में भुआ पिल्लू, जाड़े में लाही
तथा इसके अलावा स्टेम फ्लाई का भी प्रकोप इसमें होता है और इसमें फल छेदक कीट भी लगते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। फ्रेंच बीन की खेती में जो हानिकारक कीड़े हैं और उससे संबंधित और जो समस्याएं हैं, तो प्रमुख रूप से जो कीड़ा लगता है तो पहला तो दीमक लगता है। झारखंड की हर फसल में बुआई के समय दीमक का प्रकोप होता है और ख़ास करके बरसात में तो कम होता है, लेकिन बरसात का रबी में और गर्मा में ज़्यादा होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि उस समय पानी की मात्रा, नमी की मात्रा मिट्टी में कम होता है। तो दीमक पहला समस्या हुआ। दीमक के बाद फिर इसमें अगर बरसात की फसल है तो उसमें भुआ पिल्लू का प्रकोप होता है और उसके अलावा उसमें लाही का प्रकोप होता है जाड़े के मौसम में। फिर गर्मी के मौसम में बरूथी या माइट का प्रकोप होता है। और जब बुआई के बाद जब पौधा बढ़ता है उस समय जब पौधा की का उम्र करीब 1 महीना का होता है, 15 दिन का होता है, 15 से 1 महीना के बीच में उसमें एक फल मक्खी स्टेम फ्लाई लगता है, जिससे कहते हैं तना की मक्खी। वो मक्खी का जो पिल्लू होता है तना में गांठ बना देते हैं, जिसके चलते उसका गांठ बनने के चलते उसका व्यवहार रुक जाता है और फसल का नुकसान होता है। तो इस तरह से दलहनी फसल में जो कीड़े हुए उसको गिनती करना चाहें तो दीमक 1, भुआ पिल्लू 2, फिर फली छेदक 3, जाड़े में अगर है तो लाही और गर्मा में है तो उसमें लाल बलूथी का प्रकोप होता है। यही समस्याएं फ्रेंच बीन की खेती में किसानों के सामने पाई जाती है। फ्रेंच बीन में लगने वाले कीटों की पहचान पौधों के लक्षण से हो जाती है। नवजात पौधे जब सूखने लगे और पानी देने के बावजूद मुरझाने लगे तो स्पष्ट है कि पौधों में दीमक का प्रकोप है। इसी तरह भुआ पिल्लू लगने पर पत्तियों के ऊपर सफ़ेद आकृति बन जाती है। जाड़े के दिनों में पौधों में लाही का प्रकोप होता है। इसमें नवीन पत्तों तथा डंठलों पर काले भूरे रंग की परत बन जाती है। तो दीमक की बात करते हैं तो दीमक तो बुआई के समय जब अकुरता हुआ बीज होता है, नवजात पौधा होता है, उसको नुकसान करता है। तो नवजात पौधा जब सूखने लगे उसके जड़ के आसपास अगर हम खुदाई करके देखें उंगली से भी तो देखते हैं दीमक उसमें मौजूद है और पौधा मुरझा रहा है। पानी होने के बावजूद भी, नमी होने के बावजूद भी अगर मुरझा रहा है इसका मतलब है कि उसमें शायद दीमक का प्रकोप हुआ है। इन कीटों से बचाव रासायनिक तथा जैविक दोनों विधियों से किया जा सकता है। इसके लिए 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास नामक कीटनाशी को 50 मिलीलीटर पानी में घोलकर 1 किलोग्राम बीज उपचारित कर उसे छांव में सुखा दें, फिर बुआई करें। इसके बाद भी दीमक लगने पर क्लोरोपाइरिफास की दवा 1 लीटर पानी में घोलकर झरने वाले मग से जल क्षेत्र में सिंचाई करने से इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। जैविक विधि से अगर तैयार कंपोस्ट मिट्टी में दिया जाता है तो दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा। इसके अलावा नीम की खल्ली, करंज की खल्ली का चूरा बनाकर जल क्षेत्र में डालने से भी दीमक से बचा जा सकता है। दीमक के अलावा पत्तियों में लगने वाले कीटों से भी रासायनिक तथा जैविक विधि से बचाव किया जा सकता है। तो एक हुआ दीमक से बचने के रासायनिक उपाय, तो उसके अलावा जैविक उपाय भी है कि जो विघटित खाद जो खाद देते हैं आप, खासकर जैविक खाद यानी FYA में गोबर खाद, तो पूर्ण रूप से विघटित होना चाहिए। तो विघटित हुआ पूरा तैयार कंपोस्ट अगर देंगे तो इसमें दीमक का प्रकोप कम होगा। तो उसके अलावा करंज या नीम की खल्ली को पाउडर बना लें, चूरा बना लें और उस चूर्ण को जड़ क्षेत्र में डालें, तो ऐसा करके भी आप दीमक से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। तो इस तरह से दीमक से बचने का उपाय हुआ। अब हम आते हैं फिर जो पत्तियों पर जो लगते हैं कीड़े, पत्ती को खाने वाले भुआ पिल्लू वगैरह, उससे बचने के लिए जो रासायनिक उपचार है वो है ट्राइजोफॉस। उसका 2 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में घोल लें और इस जलीय घोल का छिड़काव खड़ी फसल पर करें। तो इससे भी आप जो पत्तियों को खाने वाले कीड़े हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर जैविक विधि में की ओर जाना चाहते हैं तो उसके लिए नीम से निर्मित कीटनाशी जो आता है बाजार में, उसका जैसे अचूक है, नीम गार्ड है, निमेक्टीन है, उसमें से किसी एक को ले करके 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसका जलीय घोल जो होगा उसका शाम में छिड़काव करें। इस तरह से फ्रेंच बीन में लगने वाले कीटों की पहचान कर उसका उपचार किया जा सकता है तथा उसकी अच्छी फसल भी ली जा सकती है। किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। अरे कहाँ चल दिए, जानकारियाँ अभी और भी हैं जो हमें आपको देनी है, तो बैठ जाइए क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा विराम और जल्द वापस आएंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, किसी भी फसल को, पौधों को लगाने से पहले हम खेत की अच्छी तरीके से जुताई बुआई कर लेते हैं। यानी कि हम खेत को अच्छी तरीके से ऐसा बना लेते हैं ताकि हम कोई भी अगर फसल लगाएं तो उससे हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें और हमारे पौधे भी स्वस्थ हों। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि अगर आपने आलू की खेती करना है या करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम पहले उन्नत प्रभेदों का चयन करें। तो चलिए हम आज हमको बताएंगे कि अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो किस प्रकार से करेंगे और कौन कौन से उन्नत प्रभेद अगर आप लगाते हैं ताकि आपको उससे अधिक मुनाफा भी मिल सकेगा। तो चलिए हम आपको इसी के बारे में ले लेते हैं ढेर सारी जानकारियाँ। आलू सोलेनेसी कुल की एक महत्वपूर्ण कंद वाली सब्जी है। एक लोकप्रिय सब्जी होने के कारण देश के लगभग हर हिस्से में इसकी मांग और खपत अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक है। आलू की खेती के लिए बेहतर जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आलू की फसल चूँकि ठंडी जलवायु की फसल है, इसलिए राज्य में इसकी खेती शरद के मौसम में की जाती है। आलू की आगाद खेती के लिए सितंबर से अक्टूबर का पहला सप्ताह का समय अच्छा होता है। झारखंड में आलू की आगाद खेती मुख्यतः सितंबर माह में की जाती है और इसके लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव पे हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये समय हेवी रेन का होता है, मतलब अधिक बारिश होती है, जिसकी वजह से हमें ये ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में जल निकासी का अच्छा साधन हो। इसके बाद मिट्टी का अगर हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी सबसे जो उपयुक्त मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसका कि pH मान ये 6 से और अधिक होना चाहिए। लेकिन झारखंड में हमारे यहाँ चूँकि लाल लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग वैसे मिट्टी का चुनाव करेंगे जहाँ पे जीवाश्म अधिक हो और मतलब जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, जहाँ की pH मान 5.5 to 7.5 के मध्य हो और भूमि में अच्छी निकासी की, पानी निकासी की सुविधा होनी चाहिए। आलू की खेती के लिए मिट्टी की अच्छी तरह से जुताई करें ताकि कंद अच्छी तरह बैठ सके। बेहतर उत्पादन के लिए खेत में सनई एवं ढैंचा का प्रयोग करें, इससे फसल को भरपूर नाइट्रोजन मिलता है। किसान भाई खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आलू से पहले मूंग, उड़द एवं लोबिया की भी खेती कर सकते हैं। खेत में तकरीबन 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। रासायनिक उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 2 हिस्सों में बांटकर डालें। इसमें अतिरिक्त 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास खेत में डालें। अच्छे कंद विकास हो इसके लिए या अधिक उत्पादन पाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी मिट्टी है वो थोड़ा भुरभुरी होनी चाहिए और भुरभुरी मिट्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें हरी खाद का प्रयोग हो, जैविक खाद का प्रयोग हो, ताकि मिट्टी में जो जैविक पदार्थ की मात्रा है वो अधिक से अधिक हो। इसके लिए जो लोग आगात आलू की खेती करते हैं वो सितंबर माह होता है और खरीफ में जनरली वो प्लॉट खाली होता है, वहाँ पे आप हरी खाद के रूप में सनई और ढैंचा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मानसून शुरू होता है उस समय आप 20 kg प्रति हेक्टेयर के दर से सनई या ढैंचा बीज का छिड़काव कर दीजिए। 30 से 45 दिन जब हो जाए उस समय जो हरी खाद के रूप में ढैंचा या सनई है उसको मिट्टी में हल के माध्यम से मिला देना चाहिए। उससे हरे पदार्थ की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है और मिट्टी में 70 से 100 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। तो आलू की खेती से पहले हरी खाद का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। हरी खाद अगर ले सकते हैं या नहीं तो फिर मूंग का, उड़द का, लोबिया का खेती वहाँ पे करें ताकि नाइट्रोजन का अधिक से अधिक स्थिरीकरण हो और आलू को उसके लिए उससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरक में जाते हैं तो आलू की खेती के लिए 120 kg नाइट्रोजन, 60-70 kg फास्फोरस और 80 से 100 kg पोटास की ज़रूरत होती है। और इसके बाद जो
हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं वो 2 भाग में बांटकर डालते हैं। पहला बुआई करते समय हम लोग 60 kg नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। दूसरा मिट्टी चढ़ाने के समय जो 25 से 30 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाई जाती है उस समय 60 kg नाइट्रोजन हम लोग डालेंगे। 60 kg नाइट्रोजन डालने के लिए यूरिया जो हम लोग डालेंगे वो लगभग 108 kg यूरिया का प्रयोग करेंगे। फास्फोरस DAP के रूप में डालेंगे, उसके लिए 132 kg DAP डालेंगे और पोटास 160 से 165 kg डालेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इसके बाद जो मिट्टी चढ़ाने समय हम लोग यूरिया का व्यवहार करेंगे वो 132 kg के रेट से प्रति हेक्टेयर की दर से करेंगे। आलू की आगाद खेती के लिए कुफरी पोखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका, कुफरी लौकार, कुफरी सूर्या एवं कुफरी चंद्रमुखी प्रमुख किस्में हैं। इनमें से अधिकांश किस्मों में अगेती एवं पिछेती सुलझा रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है और उत्पादन औसतन 250 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो जो हम लोग बरसात या फिर अगेती किस्में यूज़ करते हैं उसमें कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी सूर्या, कुफरी लौकार, कुफरी चंद्रमुखी, ये सारी किस्में आलू की अगेती किस्में हैं जो कि 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं और इनका उत्पादन लगभग 250 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर मिलता है। इनमें से कुफरी पुखराज अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं जो लगभग 300 से 400 क्विंटल इसका उत्पादन क्षमता है और अगेती और पछेती झुलसा से मध्यम प्रतिरोधी प्रजाति है। इसके अलावा कुफरी ज्योति काफ़ी प्रमुख और बहुत ही फेमस वैरायटी है जिसका कि प्रतिरोधक क्षमता अगेती झुलसा और पछेती झुलसा के बहुत अधिक है। इसके अलावा कुफरी अशोका एक वैरायटी है, वो बहुत अगेती किस्म है, 70 डेज़ में तैयार हो जाती है, लेकिन ये अगेती और पछेती झुलसा से सुग्राही किस्म है। तो किसान भाई अपने मिट्टी के अनुसार और अगेती किस्मों का ही चुनाव करें, खासकर अगेती की खेती करने के लिए। तो कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी लवकार, कुफरी चंद्रमुखी, इन किस्मों का चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। अगेता आलू की बुआई अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह तक कर लें। बीज का वजन 20 से 25 ग्राम हो। ज़्यादा छोटे आलू के बीज या कटे हुए बीज खेतों में न लगाएं। जलवायु एवं भूमि की किस्म के अनुसार बीज का चयन करें। लगाने से पहले बीजों को अवश्य उपचारित करें। किसान भाइयों को बताना चाहेंगे जो हम लोग आगाद खेती करते हैं उसके लिए बीज के कंद का साइज 20 से 25 ग्राम रखते हैं। इसके अलावा जो बीज दर है वो 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम लोग प्रयोग करेंगे बीज का। बुआई का समय सितंबर माह से शुरू होता है, फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक, सितंबर 30 तक हम लोग आगाद खेती के लिए आलू लगा सकते हैं। अक्टूबर के प्रथम पखवाड़ा तक भी आलू की आगाद खेती की जाती है। तो किसान भाई से ये आग्रह है कि आप लोग बीज जब भी लगाएं बीज का ज़रूर से बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के लिए डायथेन M45 दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक फफूंदनाशी है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आलू को उसमें डुबा के छोड़ देना है 10 मिनट। उसके बाद छायादार स्थान पर आलू को फैला देना है। फैलाने के बाद वो पानी उसका जब गर जाए उसके बाद उसकी बुआई करनी है। पौधों पर 20 से 25 दिनों के बाद मिट्टी चढ़ाएं। ध्यान रहे कि मिट्टी चढ़ाते वक्त पौधों को नुकसान न पहुँचे। साथ ही निकाय गुड़ाई भी करें। पौधों को सूड़ी एवं दीमक से बचाएं। लाही लगने की स्थिति में 1 से 1.5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फफूंद जनित रोग अगेता झुलसा से बचाव के लिए डायथेन M45 अथवा रीडोमिल नामक दवा का छिड़काव करें। आलू के खेती में खरपतवार प्रबंधन हम लोग करेंगे। 20 से 25 दिनों के बाद पहली निकाई गुड़ाई की ज़रूरत होगी और निकाई गुड़ाई करने के बाद उस समय मिट्टी हम लोग चढ़ाते हैं। इसके बाद कीट का अगर बात करें तो ज़्यादातर उस समय लाही का प्रकोप बढ़ता है, तो उसके लिए ये आपका एडमायर का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड के नाम से जो टेक्निकल नाम से दवा आती है उसका छिड़काव कर सकते हैं। जिस तरह का प्रकोप हो 1 से 1.5 ग्राम 2 ग्राम के हिसाब से प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर उसका छिड़काव किया जा सकता है। मेन प्रकोप लाही का होता है। किसान भाई सही किस्म का चुनाव कर एवं सही मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ रोग एवं कीट के समेकित प्रबंधन से आलू की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई सही किस्म का चुनाव कर एवं सही मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ रोग एवं कीट के समेकित प्रबंधन से आलू की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? चलिए हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, मगर हाँ जाते जाते किसान भाइयों हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि
आप अगर चाहते हैं कि इस पते से ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करना या कोई भी सुझाव, तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। संख्या है 834001। तो चलिए हम जाते जाते हमारी पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और किसान भाइयों, ऐसे ही जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए रमनी भौजी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।